नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस विशिष्ट पॉडकास्ट में, जिसे हम साउ पॉडकास्ट नाम देते हैं और जिसमें मेंटरशिप एस्ट्रो मास्टर यूके झाकी है। और हमारा उद्देश्य है कि जो एंट्री लेवल पे या बिगिनर्स जिनको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, जो अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं या कर चुके हैं या एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको समय समय पर देश के ऐसे युवा एस्ट्रोलॉजर जो इस मार्ग को तय करते हुए अपने छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा हमें ये जानना कि किस तरीके से उन्होंने शास्त्र को अपनाया, किस तरीके से अपने को अनुशासित किया और अपने अनुभव आपके साथ में साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, जब ज्योतिष की बात होती है तो इसमें ऋषियों की बात आती है और ऋषि दृष्टा थे, यानी ऑब्जर्वर। सोशल मीडिया पर जो हमारा इंटरेक्शन एक दिल्ली की विशिष्ट विभूति से अक्सर होती है, जिनमें ऑब्जर्वेंस बड़ा तगड़ा लगता है। चाहे आसमान के बादलों का कलर हो या उनके पैटर्न्स हो, उनकी आकृतियां हो, या घर में चिड़ियों के घोंसले हों, या गांव की वो कहानियां जिनसे देश की मिट्टी की सुगंध आती हो। जीवन के वो आयाम जहां हम आंख उठा के देखें, वहां से अपना अनुभव इस देश की भाषा में जो कह दे, ऐसी हस्ती हमारे साथ आज मौजूद हैं, कृष्णा नारायण जी, जिन्हें बी कृष्णा नारायण के नाम से भी जाना जाता है। तो बी नाम की भी जो इसमें प्रीफिक्स है, उसकी भी अपनी एक कहानी है। आप इस समय दिल्ली बेस्ड हैं, लेकिन आपकी जो जन्मभूमि है, आपका भी रूट्स जो है वो मिथिला प्रदेश से है। और ज्योतिष में भी केरल और मिथिला के बीच भी एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, जिसे हम फलदीपिका के रूप में देखते हैं। आपने इस ज्ञान को आधिकारिक और ऑर्गेनाइज संस्थान से भी प्राप्त किया है और खुद को एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में हमेशा जीवित रखा है। ये जीवित शब्द इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको विद्यार्थी के रूप में खुश होकर के सांस लेना भी चाहिए, क्योंकि आजकल अधिकांश लोग गुरु बन जाते हैं। तो ऐसी विभूति का मैं स्वागत करता हूँ। कृष्ण नारायण जी, आपका स्वागत है। तो मेरे गुरु श्री यूके झा आपको लेके बहुत आश्वस्त हैं कि एक ऐसी हस्ती हमारे बीच मौजूद है जो जरूर अपने शब्दों से, अपने विचारों से और जिस उद्देश्य के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं उसके साथ 100% न्याय करेंगी। तो अब मैं ये पॉडकास्ट आपके हवाले करता हूं कि आप अपना जो दृष्टांत है कि आपकी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई एस्ट्रोलॉजी में, किस तरीके से आप आगे बढ़ी, और एक मैसेज उससे जाए उन लोगों के लिए जो इस विधा को अपनाना चाहते हैं या इसमें भी आ चुके हैं। कृष्णा जी। जी। अ, सबसे पहले तो आपने इतने बड़े-बड़े शब्द का इस्तेमाल किया, इतना भारी-भारी शब्द इस्तेमाल किया है हमारे लिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ दिन मेरे लिए सीखना होता है ज्योतिष। हर रोज़ एक शब्द मतलब पूरा का पूरा समय एक कोई ऐसा शब्द उठ के रोज़ एक सामने आ जाता है और कहता है लो अब मैं तुम्हारे सामने आ गया, अब इसको खोलो, अब इसके हर परत को उतारो और इतने सारे मायने उसके निकल के आते हैं। तो ज्योतिष हर रोज मेरे सामने एक नए-नए रूप में आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं, आपने जैसा कि कहा कि मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई, ज्योतिष तक कैसे आना हुआ मेरा। तो घर में ज्योतिष का कोई माहौल नहीं था, दूर-दूर तक कोई माहौल नहीं। हाँ, लेकिन बाबूजी बड़े ही संत प्रवृत्ति के थे मेरे, तो घर में संतों का आगमन बहुत होता था, कभी जनकपुर से, कभी अयोध्या से, तो वो आते रहते थे और वो संत का समागम कहिए कि वो वहाँ पे हो सत्संग हमेशा चलता रहता था। तो एक वो माहौल था, लेकिन ज्योतिष का कोई नहीं था और ना मन में ये विचार आता था कि ज्योतिष भी हमें जानने की चीज है, ऐसा। तो मेरी तो यात्रा चल रही थी पढ़ाई, जैसे कि बिहार मिथिला प्रदेश की आपने बात कही, तो बिहार यूनिवर्सिटी के हम यूनिवर्सिटी टॉपर रहे। लेक्चरशिप वो क्वालिफाइंग टेस्ट जो यूजीसी का होता है वो क्वालिफाई करके तो आज हम किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होते। लेकिन शायद यही ज्योतिष पढ़ के समझ में आया कि डेस्टिनी क्या होती है और कैसे शायद ज्योतिष को ही वो हमको हाथ पकड़ के लेकर आना था अपने पास। हमको लगता है हम ज्योतिष के पास बिल्कुल ही नहीं गए, ज्योतिष खींच के ले आई अपने पास। और यहाँ आने के बाद जब 6 महीने मतलब मेरा कोर्स जब शुरू हुआ तो 6 महीने लग रहा था कि ये तो बिल्कुल भी मेरे से नहीं होने वाला है।
कैसे तो करो, ये तो भाव कहते हैं कि ये लगन भाव है, लेकिन इसमें नंबर फिर ये मेष राशि, वृषभ राशि, ये राशि 12 राशियां, और फिर उसका नंबर तो लगता था ये लगन भाव, ये तो पहला भाव है, अब इसमें 3 नंबर लिख रहे हैं तो ये मिथुन राशि लिख रहे हैं। तो पहले तो वही नहीं समझ में आता था कि ये चक्र कैसे घूमेगा। भाव स्थिर हो गया, राशियां घूम रही हैं। उसके बाद 27 नक्षत्र, कि अरे 27 नाम, ये इतने भारी भारी नाम को याद कैसे हो। 6 महीने लग गए इसको समझने में कि ये राशि है, ये नक्षत्र है वो। लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे होता है ना कि आप जैसे जैसे किसी के नजदीक जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको समझने लगते हैं, तो वो भी आपको अपनी तरफ से एक वाइब्स देता है वहां से। तो लगा कि हाँ, अब थोड़ी थोड़ी चीजें ये अपने पास हमको कह रहा है कि हाँ बैठो, अब थोड़ी देर बैठ बैठ सकते हो। फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट आने लगा। और पहला जब हमारा टेस्ट हुआ इंटरनल, तो उसमें मार्क्स थोड़े किस वजह से आए, लेकिन थोड़े अच्छे आ गए। तो वो भी थोड़ा सा अपने आप को ये क्या कि नहीं, अच्छा है, ठीक है, ये भी मतलब अब हम इसको थोड़ा थोड़ा शायद जान पा रहे हैं। लेकिन वो तो बहुत बाद में लगा कि जानना तो दूर, अभी तो हम इसके ज्योतिष के ज को भी नहीं समझ पाए थे, जो अलंकार और आचार्य की यात्रा में समझ में आया। तो उसको करते करते ना लगा कि ये हर एक को जानने की विधा है, क्योंकि ज्योतिष बहुत ही गलत तरीके से लोगों के बीच में अभी है। अभी लोगों के बीच में जैसे ज्योतिष है, तो क्या है कि कुंडली में मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा, या फिर रोग से छुटकारा कब मिलेगा, और इसके बाद कुछ कर्म कांड आ गए, रत्न आ गया, बस ज्योतिष का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हो गया है। तो लगा नहीं नहीं, ये तो कुछ करना पड़ेगा। भले ही मतलब गिलहरी प्रयास उसको कहिए, कि इतना व्यापक जिसका क्षेत्र है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद करता है, उपनिषदों में है, जिसको अपरा और परा के बीच की सेतु कहा गया है। तैत्तरीय उपनिषद जब हमारे इसकी बात करता है, शिक्षा व्यवस्था की, तो 5 सूत्रीय वो फॉर्मूला देता है, उसमें दूसरे ही नंबर पर ज्योतिष की चर्चा करता है। तो इतनी व्यापक विधा, ये क्या हो गया, कौन सा ये काल आया जिसमें कि यह इतनी सी हो गई। तो वो मेरा इंटरेस्ट बढ़ाता चला गया और मेरी रुचि इसमें आ गई। और धीरे धीरे जैसा कि आपने कहा बादलों की आकृति, और बादलों की आकृति पर एक चीज हम अभी शेयर करना चाहेंगे सबके साथ, कि अभी जो हमारे यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें डिफेंस के सारे जो क्रीम थे सारे वो चले गए, और बहुत ही दुखद हादसा हुआ, और इसका संकेत बादलों ने दिया था। और बहुत मतलब हमारे यहाँ हम लोग जब छोटे थे तो माँ कहती थी कि आज चांद के चारों तरफ सभा लगा है, जिसको कि बृहद संहिता में बराहमीर हेलो करके उसको परिवेश, चंद्र परिवेश, सूर्य परिवेश करके परिभाषित करते हैं। तो हमको लगा कि मतलब ज्योतिष जिसको हम संस्थानों में ढूंढ रहे हैं, शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं, ये तो लोक में है। क्योंकि माँ हम लोगों को ऐसे लोक में, लोकाचार में, चर्या में वो बताती थी कि आज ये सभा लगा है, देखो आज इसका रंग ऐसा है, देखो आज इसकी ना ये इतना गोलाई, इसका घेराई जो है चांद से इतनी दूर पर है, तो ऐसा इसका आज अब ऐसा होगा। तो लगता था कि ये तो लोक की चीज है ना। तो धीरे धीरे लोक में मेरा इंटरेस्ट आया, तो लोक के साथ। और वो चांद परिवेश अभी जो वो दिखना शुरू हुआ, लगातार 3 दिन तक दिखा, और उसका कलर, उसका जो थी, तो वो लग रहा था कि सेना के जो प्रमुख है उनके लिए ये, कमांडर इन चीफ जो है उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। और वो चीजें हुई। तो बहुत जरूरी है, आपने बात कही ना ऑब्जर्वर की, वो बहुत मतलब हमको ऑब्जर्वर ही होना पड़ेगा, तभी हम कुछ नया ला पाएंगे। और ज्योतिष के प्रति लोगों का भरोसा भी, पहले भरोसा आएगा तभी तो वो इसको जानना चाहेंगे ना, नहीं तो फिर वो क्यों गाय के पीछे पालक लेके भागेंगे, कि नदी में नारियल बहाएंगे, या रत्न बनेंगे। तो वही मेरा एक प्रयास है कि सोशल मीडिया एक कहिए कि बहुत ही प्रभावशाली टूल हो गया है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का। तो रोज रोज का जो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है, अपनी जो यात्रा ये है, उसमें आज का कहाँ से शुरू हुई मेरी यात्रा, आज का विराम कहाँ आया, फिर कल कहाँ से शुरू होगी, वो बस लोगों के साथ साझा होना चल रहा है, और यात्रा जारी है। आपने जैसा मुझे एहसास भी है कि आपने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित संस्थान से इसमें एजुकेशन भी प्राप्त की है। तो प्रारंभिक जो आपका साक्षात्कार ज्योतिष से हुआ था, तो वो किस तरीके से हुआ था, या किसी से आप इंस्पायर हुए थे, या कोई अच्छी किताब आपके हाथ में आई थी,
या ऐसा कोई विशिष्ट रीजन। और ऐसा ही जो हम कह सकते हैं कि जो एक नया विद्यार्थी है वो भी यात्रा हो सकता है कि अपने जीवन की परेशानियों में बार बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने के बाद में उसे लगता है कि अब मैं ही से सीख लूं कि रत्नों में, और हम कंसल्टेशन में इतना पैसा दे दिए अब इसी को हम खुद ही सीख जाएं कि 9 पंडितों के पास 9 ग्रहों के उपचार मिल गया, 10वां तो बचता नहीं है। तो वैसा जो पड़ाव बिंदु है आपका इस शास्त्र में प्रविष्टि का, वो किस तरीके से था, और उस यात्रा में कौन सी किताबें आपको अपील करी, और मैं ये कह सकता हूँ कि या जो आपको साहित्य ने खींचा या जिस विधा ने भी खींचा, उसके बारे में आपकी राय। जी, जैसा कि आपने कहा, तो ज्योतिष में तो मेरा रुझान ही नहीं था कि ज्योतिष भी पढ़ना है, क्योंकि हम भी उसी तरीके से थे ना कि जो बाजार में दिख रहा था, शनि की सारी साथी, राहु का काल सर्प दोष, राहु काल, तो मेरे मन में भी ज्योतिष को लेके वही विचार था जो आजकल लोगों के मन में, ज्योतिष अधिकांश लोगों के मन में है, एक मजाक का विषय कि राशिफल पढ़ लो, ये ऐसा ही। तो लेकिन एक बात हमेशा चलता रहता था मन में कि मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे ना कि इस समय को श्री कृष्ण की जरूरत है। तो वो बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि बाबूजी हमेशा ये बात क्यों कहते हैं कि इस समय को श्री कृष्ण की जरूरत है, और कोई बात क्यों नहीं कहते हैं, मतलब इतने सारे हैं देव देवी, मतलब और किन्हीं की बात नहीं करते, श्री कृष्ण की जरूरत क्यों कहते हैं। एक तो वो चल रहा था, और कहिए कि कालक्रम में परिस्थितियां, कुछ घर में वैसी परिस्थितियां बनी, तो और आपने वही कहा कि लोग तब वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, थोड़े जब खुद वो दुखी वाले परेशानी में आते हैं तो ज्योतिषियों से परामर्श करते हैं। तो कुछ ज्योतिषी जिनका की कहिए कि जिनकी मठाधीशी चलती है, जिनका की बहुत नाम चलता है, उनका तो मतलब बहुत ही अच्छा सा एक नहीं आया उनके पास से कि ये चीजें तो ऐसी ही होंगी, ताउम्र ऐसी ही रहेंगी। तो लगा कि ये तो बहुत खुद ही जानना है, कैसे जाना जाए, तो वो बेचैनी मन में होता था कि अब इसको खुद ही जानना है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उसको हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस आधार पर बोल रहे हैं, वो और वो समझा भी नहीं पा रहे, बस वो कह रहे थे कि बस ऐसा ही होगा। और उसके लिए बहुत सारे उपाय, मतलब वो लगभग 3-4 लाख का वो खर्च बता चुके थे कि ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। उसके बाद भी स्थितियां सुधरेंगी कि नहीं, वो नहीं बता पा रहे थे। तो उसी समय वही भारतीय विद्या भवन से वो ऐड आया था एस्ट्रोलॉजी कोर्स में एडमिशन, तो लगा कि नहीं खुद ही जानना है, और संजोग से ये मिला, तो वहां से पढ़ना शुरू किया। और वहां जाके धीरे धीरे तो क्लासिक्स को, वही जो हमारा शुरुआती है बृहद पराशर होरा शास्त्र से, उसका जो ज्योतिष का एबीसी है अवश्य कह लीजिए, वो वहीं से शुरू हुआ, बृहद पराशर होरा शास्त्र से। और उसको जब भी, तब से लेकर अलंकार से लेकर ये 2006 से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई, और अभी तक जब भी ज्योतिष पराशर होरा शास्त्र को पलटते हैं तो लगता है कि इसका कुछ नया ही मीनिंग इस शब्द का आज मेरे सामने आया है, वो तब नहीं आया था। तो हमको लगता है कि वो जो ज्योतिष देश काल और पात्र की बात कहता है ना, कि काल इसमें बहुत मायने रखता है, कि काल जैसे ये प्रवाही है ना, हर क्षणे क्षणे ये अपने प्रवाह में एक हर 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 मतलब वो क्षणे क्षणे नया होता जाता है। तो कल जो मीनिंग था आज वो मीनिंग नहीं है। तो ज्योतिष हमको लगता है कि इसके कहिए कि लोग कहते हैं लुप्त हो गया, लुप्त नहीं हुआ है ये इसके हम लोग स्वरूप को नहीं देख पा रहे। ये तो अपने उसी हिरण्य गर्भा जिसको कहते हैं, हिरण्य रूपा जिसको कहते हैं ना, उसी स्वर्ण रूप में, उसी आभा से यह वैसे ही जहां थी वहां वैसी है। हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर जो आवरण है हम लोग उस आवरण को हटा नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि ये लुप्त हो गई है, गुप्त हो गई है, वैसा कुछ नहीं, ये जैसी है वैसी ही है। हम लोगों को उसको निकाल कर लाने की जरूरत है। वो तब निकल कर आएगी जब हम उसको वही समयानुकूल बनाएंगे, काल सापेक्ष बनाएंगे उसको, कि ये जो शब्द का मीनिंग पराशर बोले थे, ये उस काल के हिसाब से, उस समय स्थान के हिसाब से, और वो पात्र जिसको कि भगवत गीता में उत्पत्ति उप कहा गया है, वहां मात्रा स्पर्श कौन्तेय करके गीता के दूसरे ही अध्याय में बताया। और माफ कीजिएगा, ज्योतिष को, ज्योतिष पराशर होरा शास्त्र से धीरे धीरे समझ में आया कि ये सिर्फ ज्योतिष के किताबों में ज्योतिष को ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। मतलब अभी मेरा अर्थक्वेक पर एक रिसर्च चल रहा है जिसका सूत्र हमको भागवत से मिला। और उसके बाद हम जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, वहां हम 1 से गिनती शुरू करते हैं, 1 से 10 तक आते हैं, वहां शून्य से आरंभ है। भागवत में उसका जो सृष्टि और प्रलय खंड, उसका जहाँ वर्णन है, वहां शून्य से आरंभ है।
तो हम तो मतलब मैथमेटिक्स भी गलत लेके जा रहे हैं ना लोगों के बीच में, 1 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत उसका 0 से है। जब तक शून्य नहीं होगा उसके बाद बाकी चीजें कहाँ होंगी। तो वही है, जब तक हम समयानुकूल चीजों को नहीं बनाएंगे तब तक हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र के नाम पर भी ठगी ही करते रहेंगे। वो जिस काल में लिखा गया उसको इस काल के हिसाब से समयानुकूल हम नहीं बनाएंगे तब तक ज्योतिष को हम सही स्वरूप में उसका कहे कि उसको उसका अनावरण होना है, वो उसको अनावृत नहीं कर पाएंगे। और फिर जितना ये ज्योतिष उतना ही फिर उपनिषद में है। उपनिषद में एक शब्द है, ईशावास्य उपनिषद के शुरुआती में ही है श्लोक में, अपावृणु, सत्य जो है उसके मुख वो जो है वो ढका हुआ है, उस पर्दे को हटाना है। तो यही है ज्योतिष को हमको वही जब किताब है तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, भृगु संहिता है, बराहमिहिर, ये तीनों तो है ही, लेकिन उसके बाद हम वो रामचरितमानस, भगवत गीता, भागवत, उपनिषद में तो इतना है कि इसीलिए है कि अब लग रहा है कि हर दिन एक मेरे लिए नई शुरुआत होती है कि आज यहाँ से ये शब्द आया, भगवत गीता से ये शब्द मिला। तो इसका जो जैसे कभी कभी लगता है कि रामचरितमानस से जो शब्द मिला उसकी व्याख्या कर रहा है भगवत गीता, कभी कभी भगवत गीता से कोई शब्द मिलता है उसकी व्याख्या हो रही है रामचरितमानस में। तो ये इतना ज्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो लगता है कि इंटरकनेक्टेड तो है ही, विष्णु के अवतार है, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी। और सूर्य और चंद्र की जब बात होती है तो देखिए कितना अद्भुत है अपना शास्त्र। ऋग्वेद में है विवाह सूक्त। विवाह सूक्त जो है सोम और सूर्या के शादी की चर्चा है। सोम है चंद्रमा और सूर्या है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रही है। तो वो जो प्रकाश इसमें समाहित हो रहा है, इन दोनों का जो वो परिणय हो रहा है, उसको परिणय के रूप में, विवाह के रूप में विवाह सूक्त की रचना है। तो एक विवाह एक छोटे से शब्द से, सोम और सूर्या, इस दो शब्दों से उस समय एस्ट्रोनॉमी का कितना भास्ट, मतलब कितना ज्ञान था लोगों को कि चंद्रमा है उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है, और दोनों कैसे मिलते हैं, फिर वो कैसे वो पुष्टि कारक होता है, फिर मतलब दोनों मिलके दाम्पत्य शुरू हो रहा है तो कैसे वो पुष्टि कारक हो रहा है, किस प्रकार से परिवार बन रहा है, किस प्रकार से समाज बन रहा है। तो एक एक शब्द इतना सारा बड़ा सा हमारे सामने एक कैनवास रख देता है कि इतने सारे कलर हैं। तो रोज रोज नई नई चीजें आ रही हैं और इन्हीं किताबों के माध्यम से, इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से एक कोशिश चल रही है समझने की ज्योतिष को। सारी चर्चा में जो मुख्य बिंदु था वो था रूट्स पर लौटना। आपने मूल पर जाके सारी बात की, और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि वहां आपने बीच में एक शब्द यूज किया, प्रयोग किया, सत्य। और ये सत्य जो उद्घाटित होता है, और इसी को हम डेस्टिनी कह लें, इसी को हम पेंडिंग कर्मा कह लें, लेकिन जो असंदिग्ध है वही सत्य है, जो संदिग्ध है वो सत्य नहीं हो सकता। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपने बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया कि जो कल आने वाला है वो सत्य के रूप में ही आएगा। हम उस वातावरण के लिए तैयार होते रहें, उसी लिए उपासना है, उसी लिए इष्ट विश्वास है, सारी कुछ चीजें। लेकिन मूल बात यह निकल के आई है, जो मेरे गुरु भी कहते हैं, श्री यूके झा, कि जब शब्द अपने को उद्घाटित करने लगे, जो आपने सूर्य और चंद्र का वेदों से जो उल्लेख किया कि पूर्ण रश्मि लेकर जब प्रकाशित हुआ तो वही तो प्रथम और सप्तम होकर के एक विवाह या दाम्पत्य एक साझा बनना शुरू हुआ, और पूर्णिमा चंद्रमा पूर्ण रोशनी लेकर के। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ से वही आपका कहना बिल्कुल सही है, 17 एक्सिस जो कहते हैं पूर्ण चंद्र वो बन जाता है। तो कितने अच्छे से समझाया ना, ज्योतिष कितने अच्छे से वहाँ है। तो मुझे लगता है कि शास्त्र को जिस तरीके से टेक्निक बेस या सिस्टम बेस किया जा रहा है, तो यह तो चलता रहेगा प्रैक्टिशनर्स के लिए, लेकिन इस चेतना को समझने के लिए या इसमें अपने को दक्ष कहने के लिए इन शब्दों की उपासना करनी पड़ेगी, तो ये खुद उद्घाटित होने लगते हैं। तो इसी बिंदु को लेकर के आपसे अगले अंक में मैं मिलूंगा, जिसमें एक स्पष्ट मैसेज और ज्योतिष में विद्यार्थी क्यों आते हैं, और आ रहे हैं तो उन्हें क्या क्या इसमें मिलेगा, कितने इसके आयाम हैं, और साथ में
एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक सख्त अनुशासन, क्योंकि यह गुरुकुल एक प्रथा की चीज, एक सिस्टम की चीज थी एजुकेशन। तो इस पर आपसे विस्तार से चर्चा होगी। इस भाग में आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में आपसे जल्दी ही मिलते हैं।